Assalamualaikum dear students, Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss chapter number 6 that is the kingdom prokaryote और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज हमारा वो है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर जो इनक्लोज मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं पड़े उनको हमने डिस्कस करना और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को जो है वो बेसिकली हमने डिस्कस करना। मीन्स बैक्टीरिया की जो बॉडी है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं, हम ये बेसिकली उसकी एक मॉर्फोलॉजी को जो है डिस्कस कर रहे हैं। उसके इंटरनल बॉडी सेल की मॉर्फोलॉजी को बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से बैक्टीरियल सेल जो है वो होता है। सबसे पहला जो हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के पास किस तरह से मौजूद होती है यह चीज़ हमने देखनी है। तो जिस तरह से हमने ऑब्जर्व किया था कि बाकी जिस तरह फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस की गई हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है जितनी ऑर्गेनेलीज मौजूद है पड़ी या उनके सेल का जो स्ट्रक्चर है सेल मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस की है। तो उसकी तरह के बेसिकली इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है पड़ी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि मॉर्फोलॉजी के लिहाज से या हम यूँ देख लें कि सेल स्ट्रक्चर या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो वाज़े क्लियर फ़र्क मौजूद होता है बड़ा। इसकी वजह से इनकी मेम्ब्रेन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लैक कर रही होती हैं और बहुत सारी कंपोजिशन के हवाले से भी बहुत सारे डिफरेंसेस इनके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है क्योंकि इसके बाहर एक आउटर कवरिंग मौजूद होती है बड़ी, तो सबसे बाहर सेल वॉल मौजूद है पड़ी लाइक दिस। सबसे आउटर रीजन के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद है पड़ी बैक्टीरिया की बॉडी में, और उस सेल वॉल के नीचे यहाँ पे बेसिकली एक लेयर मौजूद होती है पड़ी। इस लेयर का नाम है, ये इंडिकेटिंग विद दिस ब्लू कलर, इस लेयर का नाम है दैट इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है पड़ी। और ये वाली रेड कलर के अंदर ये इसकी क्या है, सेल वॉल है पड़ी। तो यूं हम जो है ये कहते हैं कि सेल वॉल के नीचे बीनीथ द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसके नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली मौजूद होती है बड़ी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो यही है कि इट इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल, ये सेल वॉल के नीचे जो है मौजूद होती है बड़ी। दूसरी बात यह है कि ये थिन सी फ्लेक्सिबल सी नेचर होती है, इसकी नेचर होती है डेलिकेट सी इसकी नेचर होती है, बिल्कुल जो है वो इस तरह से हम कहते हैं कि सेंसिटिव सी इसकी नेचर है सेल मेम्ब्रेन की, थिन सी फ्लेक्सिबल सी ये लेयर बेसिकली मौजूद है बड़ी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो लेयर है दैट इज थिन इन नेचर, ये थिन सी होती है। दूसरे नंबर पे ये जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और ये सराउंड कर रही है बेसिकली, किसको सराउंड कर रही है, जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, उसको सराउंड कर रही है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन जो है मौजूद है बड़ा, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाहर बाहर ये मौजूद है बड़ी और इसने इसको क्या किया होगा, सराउंड किया होगा, कवर किया होगा इस तरह से। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट इन नेचर है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सी इन नेचर। तो किसी किस्म का एनी चेंज, किसी किस्म का भी जो है वो चेंज क्या कर सकता है इसके अंदर, किसी किस्म का चेंज वो बैक्टीरिया की क्या काज कर सकता है, डेथ काज कर सकता है। इसकी वजह से बैक्टीरियल डेथ जो है वो हो सकती है। किसी किस्म का चेंज, किसी किस्म की मेम्ब्रेन के अंदर रप्चर बेसिकली क्या करता है, इसकी डेथ को जो है वो काज करता है। जितनी भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली जाके इफेक्ट करती हैं बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स के ऊपर, वो सेल वॉल को डैमेज कर सकती हैं, वो इस मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। जब ये ही डैमेज हो जाती हैं अल्टीमेटली क्या हो जाती है, बैक्टीरिया की डेथ काज हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी मेम्ब्रेन की, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की, तो ये डिफर करती है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है किससे, जो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं उनसे ये थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके डिफरेंट होने के पीछे क्या रीज़न है, कौन सी चीज़ इसके अंदर डिफरेंट है, तो ये बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये लैक करती हैं स्टीरोल्स, जैसे फॉर एग्जांपल सच एज कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मॉलिक्यूल्स जो है हमारी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं पड़े, और हमारी मेम्ब्रेन को ये मोर एंड मोर परमिएबल बनाते हैं। तो ये स्टीरोल के मॉलिक्यूल्स जो है वो लैक कर रही होती है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से ये कुछ डिफरेंसेस जो है वो मौजूद हैं पड़े इसके अंदर। फंक्शंस के हवाले से देखें, अगर हम बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के हवाले से देखा जाए तो ये रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स वगैरह। जो प्रोटीन्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करवाने में इंपॉर्टेंट रोल जो है ये परफॉर्म कर रही है बेसिकली। जो प्रोटीन्स बैक्टीरियल बॉडी में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, अगर उन्होंने बाहर मूव करना है या बाहर से किसी चीज़ में मूव करके अंदर आना है
प्रोटीन इन नेचर है, तो उसकी रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर मूव करके आते हैं और सेल के बाहर मूव करके जाते हैं, तो उनकी मूवमेंट में स्पेशली इंपॉर्टेंट रोल जो है परफॉर्म कर रही है। इसी तरह हम बात करें शुगर, इसकी ट्रांसपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जिस तरह से एक यूकैरियोटिक सेल की जो है मेम्ब्रेन यही फंक्शंस काम परफॉर्म कर रही होती है, उसी तरह सेम लाइक दिस बिल्कुल वैसे ही फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रही है। इसमें यूनिक पॉइंट ये है कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, इसकी इनर साइड पे कुछ खास किस्म की यहाँ पे मौजूद होती हैं बड़े एंजाइम्स, स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो इनर साइड पे यहाँ पर अटैच है, और इन एंजाइम्स का काम है बेसिकली ये हेल्पफुल रोल प्ले कर रहे हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये एंजाइम्स वहाँ पर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म करवा के वो जो गैसेस के एक्सचेंज की मदद से उस मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कराते हैं, ताकि बैक्टीरिया अपनी एनर्जी को प्रिपेयर कर सके, उसे वो यूज़ कर सके अपनी ग्रोथ के अंदर और अपनी रिप्रोडक्शन के अंदर। तो यूँ ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर अटैच्ड विद द इनर साइड ऑफ दिस मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब ये यहाँ पर लगे हुए हैं, ये हम नाम देते हैं दीज आर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एंजाइम्स। ये यहाँ पर लगे हुए होते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में और ये यूँ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से आगे बात करें तो एक छोटी सी और एक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सेल के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज द प्लाज्मिड, जिसे हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। प्लाज्मिड इज बेसिकली एन एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के सेल के अंदर बेसिकली ये मौजूद होता है। किस तरह से मौजूद होता है बड़ा, अगर हम इसकी बात करें प्लाज्मिड की, तो इस तरह से ये बेसिकली यहाँ पे मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल दिस वन इज द बैक्टीरियल सेल, ये अगर बैक्टीरिया का सेल है और हम ये बात करें कि ये बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए बेसिकली ये यहाँ पे मौजूद है बड़ा, तो उसके अलावा यहाँ पर एक सर्कुलर इस तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए बेसिकली मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। हम इसे किस चीज का नाम देते हैं, प्लाज्मिड का नाम देते हैं। मींस बैक्टीरिया का डीएनए तो है ही है, उसके बावजूद वहां पर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर जो है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है बड़ा, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड, जिसे हम किस चीज का नाम देते हैं, प्लाज्मिड का नाम देते हैं। प्लाज्मिड के बारे में बात करें तो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल सेल जो है इनके पास मौजूद है। प्लाज्मिड इन एडिशन टू है, मतलब इजाफी है किसके, क्रोमोसोम्स के, जो इसके अंदर ऑलरेडी इसका ये डीएनए पड़ा हुआ है, उसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। इस तरह दूसरे नंबर पे ये बात आती है कि ये सर्कुलर सा है, ठीक है, वो मैंने क्लियर यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि सर्कुलर सा डीएनए मॉलिक्यूल है पड़ा ये वाला, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसको डिफाइन किया गया, एक्स्ट्रा सर्कुलर सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली मौजूद है। और तीसरी बात है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है बड़ा, ठीक है, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, इसके अंदर ये सलाहियत है बड़ी कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया एक से डिवाइड होने लगा दो में, तो यही प्लाज्मिड भी उस नेक्स्ट वाले जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफर होके चला जाता है, बिकॉज इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप की कॉपी जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन ये एसेंशियल नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। किसके अंदर, ये बैक्टीरिया की ना तो ग्रोथ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है, ना बैक्टीरिया की ये मेटाबॉलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो बैक्टीरिया को इन दोनों चीज़ों में कोई फ़ायदा जो है ये नहीं पहुंचा रहा, ना ही उसकी रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों यहाँ पर मौजूद है बड़ा, इसके पास बेसिकली प्लाज्मिड कंटेन, इसके पास मौजूद होती है बड़ी क्या चीज, इसके पास है ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स हैं बड़े, ठीक है, जो इसे ड्रग्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बनाते हैं। इसी तरह इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन भी हैं बड़े, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स हैं बड़े बेसिकली इसके पास। इसी तरह से मुख्तलिफ जो हैवी मेटल्स आ सकते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में, उनको भी जो है वो क्या करने के लिए, उनको डैमेज करने के लिए बेसिकली इसके पास ये जीन्स हैं बड़े। हैवी मेटल्स के लिए भी हैं बड़े, इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी हैं बड़े, तो ये बेसिकली इसको हेल्पफुल
रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं इन चीज़ों में। मींस जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड मौजूद है उसके पास ड्रग्स रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, और ड्रग्स के अगेंस्ट जो मुख्तलिफ मेडिसिन यूटिलाइज होती हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखा सकता है। इंसेक्ट्स का अटैक होता है अगर बैक्टीरिया पे, तो उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट दिखा सकता है। क्यों? जिसके पास प्लाज्मिड मौजूद होगा। इसी तरह बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, लाइक लेड, ये एक हैवी मेटल में शामिल होता है। तो ये हैवी मेटल्स जो है बैक्टीरिया को डैमेज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी रेजिस्टेंट जीन किसके पास मौजूद होता है? बड़ा प्लाज्मिड के पास मौजूद होता है बड़ा। और प्लाज्मिड के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मिड इज यूज्ड एज अ वेक्टर। ये एक वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसे हम एक वेक्टर के तौर पर यूटिलाइज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर, ये वेक्टर के तौर पर जो है यूज होता है, ठीक है। और कहाँ पे वेक्टर के तौर पर यूज होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली ये वेक्टर के तौर पर यूज होता है। मींस किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड में हमने क्या किया, ये इंसुलिन का जीन लगा दिया और इसे अब हम ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की बॉडी में रख देंगे, और बैक्टीरिया की बॉडी में इसने क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देना है? इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देना है। देखें, हम डायरेक्ट जो है इसको वहां पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट इस जीन को, इस रेड कलर में जो इंसुलिन का जीन है, वो डायरेक्ट बैक्टीरिया की बॉडी में नहीं लगा सकते। हम डायरेक्ट उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे यूज किया जाता है एज अ वेक्टर। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये वेक्टर के तौर पर यूज होता है। दैट इज अबाउट द प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड के बारे में था। देन नेक्स्ट वन इज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर मौजूद है, या कौन सा ऐसा फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रहा है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की, तो बैक्टीरिया की बॉडी में यहाँ पे इस सेल के अंदर यहाँ पर ये सारा मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब यूं है कि प्रोकैरियोटिक जो जितने भी सेल्स हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया शामिल हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। लाइक ये जो है सेंट्रियोल्स लैक कर रही होती हैं, ये इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंडेड जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वो इनके पास नहीं होते। तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो ये लैक कर रहे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये लैक करते हैं, किस चीज़ को लैक करते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको ये लैक कर रहे होते हैं। लाइक जो है ऑर्गेनेलीज में जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंट्रियोल हो गया, इसी तरह से फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज में क्या होती हैं? एक्स्ट्रा। तो इनमें सब्सटेंस बेसिकली प्रेजेंट होता है पड़ा, इनमें एक मटेरियल मौजूद है पड़ा, लिक्विड सा जेली लाइक मटेरियल बेसिकली है पड़ा। और ये जो सब्सटेंस प्रेजेंट है ये कैसे प्रेजेंट है? ये बिटवीन जो है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियड के दरमियान में, न्यूक्लियड के दरमियान में बेसिकली एक सब्सटेंस मौजूद है पड़ा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। वो किस तरह से? फॉर एग्जांपल उसे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का सेल हो, दिस वन इज द बैक्टीरियल सेल। फॉर एग्जांपल ये इस बैक्टीरिया का ये जीनोम पड़ा हुआ डीएनए। अच्छा, इस डीएनए ने ना आप देख सकते हैं इररेगुलर सी शेप जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है, जिसे मैं ये रेड कलर के अंदर जो है शो कर देता हूँ। ये देखें, ये इररेगुलर सी शेप है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से इसका ये डीएनए ने इस तरह इररेगुलर सी शेप ऑक्यूपाई की हुई, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं। तो अब प्लाज्मिड क्या है? बेसिकली साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है? वो दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर ये वाली जो रेड कलर में न्यूक्लियड है, ये जो रेड कलर में मौजूद है चीज, दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियड। ये न्यूक्लियड है, ठीक है। ये जो इररेगुलर सी शेप ऑक्यूपाई की हुई है इस डीएनए ने, वो वाली जो इररेगुलर शेप है इमेजिनरी सी, उसे हम किस चीज का नाम देते हैं? न्यूक्लियड का नाम देते हैं। अब देखिए, उस न्यूक्लियड से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जितना भी यहाँ पे मटेरियल मौजूद है, द होल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, इर्द गिर्द यहाँ पे जितना भी ये ब्लू कलर में मैं ड्रा कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और हमने यही बात की कि सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन
सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज दी सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन हो गई। और सेल मेम्ब्रेन और ये वाली जगह जो रेड कलर में इंडिकेट की जा रही है दैट इज दी न्यूक्लियड। न्यूक्लियड और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी मटेरियल मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज दी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। हम उसे किस चीज का नाम देते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये साइटोप्लाज्मिक बेसिकली मैट्रिक्स मौजूद है बड़ा। ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जेल लाइक होता है बड़ा, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से इजीली जो है वो रैपिडली इसके अंदर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तमाम मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रैपिडली जो है वो मूव करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म अक्सर जो है वो आती है दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट बेसिकली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एंड ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन इट। सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड करके तब वो तमाम चीजें जो अंदर मौजूद हैं पड़ी, वो सब की सब किस में आती हैं? प्रोटोप्लास्ट में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल के दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी मटेरियल है वो टोटली क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। मतलब हम यूं इसे डिफाइन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड ईच एंड एवरीथिंग, तमाम वो चीजें जो कि प्रेजेंट इन इट हैं, जो कि इसके अंदर मौजूद है पड़ी इस जगह के अंदर प्रेजेंट इन इट, वो तमाम की तमाम बेसिकली क्या बनाती हैं? प्रोटोप्लास्ट बनाती हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन इट, वो जो जगह है जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन मींस यहाँ सेल मेम्ब्रेन से लेकर तमाम मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग, सब का सब, वो तमाम का तमाम बेसिकली यहाँ पर क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा मटेरियल, सेल मेम्ब्रेन भी साथ शामिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पर मौजूद है पड़ी, वो सब की सब क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगी। इज इट क्लियर? देन जो है हम देखें अगर इस बैक्टीरिया के सेल को, तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर बेसिकली मौजूद है पड़ा उसका जो इनहेरिटेंस का मटेरियल है, जो उसका जो जिसने सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया हुआ है, दैट इज द क्रोमैटिन, जिसे हम क्रोमैटिन का नाम देते हैं। वो भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियर बॉडी, मतलब उसे ही हम क्रोमैटिन को न्यूक्लियर बॉडी कहते हैं, वो भी इसी साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है। इसी तरह राइबोसोम्स भी इसी के अंदर पड़े हुए होते हैं, मीजोसोम्स भी इसी के अंदर ही मौजूद हैं पड़े, ग्रैन्यूल्स भी छोटी छोटी साख्तें हैं। ये हम कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लाइक मीजोसोम्स क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे जो है वो फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करना। तो ये इसके अंदर जो है वो बेसिकली मौजूद है पड़े। तो दिस वन इज अबाउट द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जो ऑर्गेनली मौजूद है पड़ी बैक्टीरियल सेल के अंदर, दैट इज द राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हम तमाम लोग जानते हैं कि राइबोसोम्स आर बेसिकली स्मॉल टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दिस सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर भी मौजूद हैं पड़े, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं पड़े। अब ये जो टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं पड़े, हम जानते हैं कि राइबोसोम्स का काम बेसिकली क्या होता है? इनका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं ये, प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करने वाले ये राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स का एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स बेसिकली आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए ये ऑर्गेनेलीज हैं। हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स का जो साइज है उसके अंदर डिफरेंस हो सकता है। वो किस तरह से है हम देखते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली क्या है? राइबोसोम्स हैं कंपोज्ड ऑफ हैं, किन चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं? ये आरएनए से मिलकर बने हुए हैं, और दूसरे नंबर पे इनके अंदर कौन सी चीज शामिल होती है? प्रोटीन शामिल होती है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। राइबोसोम को ही राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। और मे आल्सो लूजली अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी क्या हुए होते हैं? अटैच हुए होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन को बनवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो परफॉर्म कर रही है चीजें, वो कौन से हैं? यही राइबोसोम्स होते हैं। और ये राइबोसोम स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में 80S का जो है वो राइबोसोम मौजूद होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली प्रोकैरियोट्स में बेसिकली 70S का राइबोसोम मौजूद होता है बड़ा। तो इस तरह से राइबोसोम जो है इनके स्मॉलर होते हैं देन द राइबोसोम ऑफ अ यूकैरियोटिक
एक साथ। तो दैट इज अबाउट द राइबोसोम्स। राइबोसोम से हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट इज द न्यूक्लियड। न्यूक्लियड किसे कहते हैं? जो अभी मैंने डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का कोई सेल है, फॉर एग्जांपल हम इसको जो है वो इस तरह से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल कोई सेल है, ये बैक्टीरिया का कोई सेल, ठीक है। इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर इनका सेंट्रल रीजन के करीब ही इनका ये तरह से इनका डीएनए बेसिकली मौजूद होता है। अब इस देखें इसके डीएनए ने ना यहाँ पे इरेगुलर सी शेप नो आपको पाई की हुई है, इस तरह से ये इरेगुलर सी इसकी शेप जो है वो जा रही है। दिस वन इज दी, यही इरेगुलर सी शेप वाला रीजन, दिस एरिया, ये इलाका, ये वाला रीजन जो इस डीएनए ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इस ब्लैक कलर में डीएनए और ये जो ब्लू कलर में है वो एक इरेगुलर सी शेप बनी हुई है। दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम नाम देते हैं किस चीज का? दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियड। इसे हम न्यूक्लियड का नाम देते हैं। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूक्लियड। ये है बेसिकली न्यूक्लियड हमारे पास, तो ये न्यूक्लियड मौजूद, ठीक है। हम देखते हैं न्यूक्लियड क्या है। अब यूं है कि जो बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल होता है, वो बैक्टीरियल सेल के पास बेसिकली ये लैग कर रहा होता है, इसके पास नहीं होती। क्या चीज नहीं होती? इसके पास वाज़े डिस्क्रीट एक तो क्रोमोसोम नहीं होता, दूसरे नंबर पे इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है इसके पास। मेन वजह यही है कि अंदर जो मटेरियल है वो है डीएनए, इसके पास किसी किस्म का वाज़े न्यूक्लियस ही नहीं होता, तभी तो हम इसे प्रोकैरियोट कहते हैं। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही इसके अंदर नहीं है और क्रोमोसोम जो है वो पड़ा हुआ है, लैग डिस्क्रीट क्रोमोसोम, वाज़े क्लियरली क्रोमोसोम नहीं है, ऐसे डीएनए अंदर से पड़ा हुआ, तो ये बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ऐसे ये इसके पास नहीं होती। बैक्टीरियल सेल के पास वाज़े क्लियर क्रोमोसोम या फिर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दो चीजें बेसिकली उसके पास क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो इसके पास जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कौन सा है? दैट इज द डीएनए। तो उस डीएनए ने क्या किया हुआ है? ऑक्यूपाई किया हुआ है, घेरा हुआ है। क्या घेरा हुआ है? ऑक्यूपाई किया हुआ है अ पोजीशन नियर टू द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के बिल्कुल दरमियान में, करीब में एक पोजीशन जो है इसने क्या की हुई है? ऑक्यूपाई की। वो डीएनए यहाँ पर बेसिकली मौजूद है पड़ा। तो इसने क्या किया हुआ है? एक इरेगुलर सी शेप जो है वो क्या की हुई है? इरेगुलर सी शेप ऑक्यूपाई की हुई है। एक इरेगुलर सा एरिया, डेंस एरिया जो है इसने वो बनाया हुआ है। उस एरिया का बेसिकली नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियड। उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियड का। दिस वन इज द न्यूक्लियड। ये इरेगुलर सी जो शेप इसने घेरी है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बैक्टीरिया के पास वाज़े क्रोमोसोम भी नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसने दरमियान में सेंट्रल रीजन के करीब करीब एक जगह सी घेरी हुई है, और वो जगह है इरेगुलर सी। वो जगह क्या है? इरेगुलर सी। इरेगुलर सी शेप है जो उसने ऑक्यूपाई की हुई है। वो जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियड। हम उसे किस चीज का नाम देते हैं? न्यूक्लियड का नाम देते हैं। दिस इज द न्यूक्लियड। ये ब्लू कलर में न्यूक्लियड। अब देखिए न्यूक्लियड के अंदर क्या पड़ा हुआ है। न्यूक्लियड के अंदर जो है इसी का डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसे हम क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं। देखिए यही है जिसे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमैटिन बॉडी। इसे हम क्रोमैटिन बॉडी कहते हैं। यही जो अंदर ब्लैक कलर में पड़ा हुआ है, दिस वन इज द क्रोमैटिन बॉडी। ये क्रोमैटिन बॉडी है, इसका ये जो डीएनए बड़ा लॉन्ग मॉलिक्यूल है, बड़ा ही लंबा मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल इसी के अंदर रखा हुआ है, इसी के अंदर पड़ा हुआ है। इसके पास सिंगल सा क्रोमोसोम है पड़ा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड नहीं होते, इनमें 1n होता है, ठीक है। एक सिंगल सा क्रोमोसोम की तरह, वाज़े क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम की तरह का डिस्क्रीट क्रोमोसोम एक सिंगल सा अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। और अगर हम इसको देखना चाहें तो हम एक विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस बैक्टीरिया के डीएनए को हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप हो, उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्टेनिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना होगा। मुख्तलिफ स्टेन्स जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लूजल स्टेन्स जो होते हैं ये डाले जाते हैं। ये केमिकल्स डालने से ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स जो है या उसका जो पड़ा हुआ डीएनए जो है वो विजिबल हो जाता है।
तो असर्शिया कोलाई जो था इसके डीएनए को इसी तरह से ऑब्जर्व किया गया, तो ऑब्जर्व करने में पता चला कि ये इतने माइक्रोमीटर बेसिकली इसकी लेंथ है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये 14,000 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, इतने माइक्रोमीटर ये लंबा डीएनए है, ठीक है। तो ये हो गया जी न्यूक्लियट। तो ये कुछ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मीजोसोम्स और इसकी चंद ऑर्गेनेलीज जो रिमेनिंग्स है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।